दोस्तों आंसर लिखना बड़ी बात नहीं है। आंसर को इस तरह से सजा करके लिखा जाए जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले। और सारे क्वेश्चंस को भी मैं आपको एक एक करके समझाता चलूँगा। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी चैंपियंस लीग UCL, जिसमें कि आप लाइव टेस्ट दे करके प्राइजेस को जीत सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अगर आपका रैंक 1 से लेकर के 10 तक आता है तो आपको 10,000 रुपीज़ तक का प्राइज़ मिलेगा। और अगर आपका रैंक 11 से 30 तक का आता है तब आपको 5,000 रुपये तक का प्राइज़ मिलेगा। और अगर आपका रैंक 31 से लेकर के 50 तक आता है तब आपका 3,000 रुपये तक का आपको प्राइज़ मिलेगा। दोस्तों ये UCL बायोलॉजी आपका 7 PM पर होगा, जो कि नवंबर 18 को होगा। तो नवंबर 18 को आप रेडी रहिएगा अनअकैडमी चैंपियंस लीग के लिए। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई तरह का पेमेंट नहीं करना है। तब आपको क्या दिक्कत है, आप इसमें जा कर के इनरोल हो जाइए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से आप इसमें इनरोल हो जाइए और UCL एग्जामिनेशन को ज़रूर से ज़रूर दे दीजिए। अगर आपका रैंकिंग अच्छा आता है तो आपको प्राइजेस जीतने की भी मौका मिल जाएगी और ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों बिल्कुल भी इसको गवाइएगा मत मौका को। ये आपका 7 PM पर होगा नवंबर 18 में। तो आप इसको जरूर एग्जामिनेशन को दे दीजिएगा। मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप मिनिमम 5 पॉइंट्स जरूर लिखें जिससे कि आपका एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे दे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन द 19th सेंचुरी इंडिया। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि 19th सेंचुरी इंडिया में वहाँ के जो लोग थे वे लोग किस तरह से कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप किए थे, किस तरह से वहाँ के लोग भाईचारा को डेवलप करने के लिए प्रयास किए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उस समय हुआ क्या था कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे वे भारत माता का इमेज को क्रिएट किए जिससे कि लोगों में आपस में एकता आया, आपस में लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करने लगे। दूसरा चीज़ क्या था कि जो नेशनलिस्ट डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमोंग्स द पीपल बाय रिमाइंडिंग द पीपल अबाउट रिच कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। वहाँ के जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट थे, वे लोगों को बताते थे कि हमारा जो इंडिया है वो किस तरह से पहले से रिच था, वहाँ की जो डाइवर्सिटी थी, वहाँ का जो कल्चरल रिचनेस थी, उसके बारे में वे लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, लोगों को बताते थे ताकि लोग अपने देश से जुड़ सके। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी थ्रू फोकलोर। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टोरीज, कुछ ऐसे किस्से, कहानियाँ सुनाए जाते थे लोगों को जिससे कि वे अपने देश से जुड़ाव कर सके, देश से अपने जुड़ सके। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, द क्रिएशन ऑफ इंडियन फ्लैग बाय गांधी जी। उस समय क्या हुआ था, गांधी जी ने एक इंडियन फ्लैग बनाया जिससे कि लोग आपस में जुड़ सके कि ये जो इंडियन फ्लैग है मेरा, आपका, हम सभी कोई का है, तो इसके सम्मान, इसका रक्षा करना सभी कोई का दायित्व बनता है। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम एज अ हाइम टू द मदरलैंड। तो देखिए वंदे मातरम जब लिखा गया तो इससे क्या हुआ, लोग आपस में जुड़े, लोगों को लगा कि जो वंदे मातरम है हमारे देश के लिए लिखा गया, हमारी भारत माता के लिए लिखा गया है, तो लोग उस चीज़ को मानने लगे और इससे जुड़ने लगे। ठीक है, तो कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ाव कैसे किए, देश से जुड़ाव कैसे किए, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नोशन ऑफ स्वराज एज परसीव्ड बाय द प्लांटेशन वर्कर्स, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स था उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था, वे लोग स्वराज से क्या समझे। दूसरा चीज़ कि वे लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरह से रेस्पॉन्ड किए, ये दो चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला पार्ट हो जाएगा इसका आंसर का कि जो प्लांटेशन वर्कर्स आसाम में रहते थे वे लोग
चाहते थे, इट वॉज द राइट और टू मूव फ्रीली फ्रॉम द इनक्लोज्ड स्पेसेस दे वेयर इन बीइंग एबल टू कनेक्टेड टू देयर विलेजेस। तो वे लोग चाहते थे कि वे लोग भी फ्रीली एक जगह से दूसरे जगह पर मतलब कि जा सके, अपना जो प्लांटेशन का जो वर्क है उसको हम एक्सपैंड कर सके, उस चीज़ को छोड़ करके हम दूसरे चीज़ में भी जा सके। तो ये उनका सोच था, तो उनको लगा स्वराज से उनको ये सब फैसिलिटी मिल जाएगी। दूसरा है थ्रू द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट दे वर रेयरली गिवन परमिशन टू गेट आउट ऑफ देयर टी प्लांटेशंस। तो अभी आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में वे चाहते थे कि फ्रीली स्पेस मिले कि अपने टी प्लांट से वे हट करके किसी और जगह चले जाए, लेकिन जो एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसमें बोला गया था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स है जो टी प्लांट करते हैं वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वे अपना टी प्लांटेशन नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हो जाएगा when they heard of non-cooperation they left these plantation and thought that गांधी जी would give them land। तो जब वो लोग सोचे, जब उनको सुनाई दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो उनको लगा कि गांधी जी उनको इस तरह के जो झमेले हैं उनसे बचा सकते हैं और उन लोगों को अपना ज़मीन देंगे जिससे कि वे लोग अपना मन मर्जी से कोई भी खेती कर सकते हैं। तो ये उनका सोच था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा तो गांधी जी उनको इस तरह से बेनिफिट करेंगे। चौथा पॉइंट हो जाएगा दे बिलीव्ड डैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। तो उनको लगा कि जैसे गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ला रहे हैं, इससे क्या होगा कि उन लोगों को अपना अपना ज़मीन मिल जाएगा अपने अपने विलेज में, जिससे कि वे लोग अपने मर्जी से खेती कर सकेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है they however never reached their destination, stranded on the way by railway and steamers strike, they were caught by the police and brutally beaten up। तो देखिए हुआ क्या, तो उन लोग तो ऐसे ऐसे सोच मन में कल्पनाएं कर लिए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन लोगों को इस तरह का कोई बेनिफिट मिला नहीं, बल्कि इस तरह के प्रोटेस्ट के वजह से वहाँ के जो पुलिस थे उनको पकड़ लिए, उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और उनको जेल भी ले गए। तो ये तरह कि जो सोच थी स्वराज को लेकर के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के, वो एक तरह से मिसकंसेप्शन था उन लोगों का, उससे उनको बेनिफिट अच्छा नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको आप अपने मन से अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें अगर आप अपनी बातों को रखते हैं तो एक बार में हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, इससे आप एक बार में लाखों करोड़ों लोग से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या है इंडिया में, तो सबसे पहले बात तो हो गया मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स इंटरटेनमेंट के लिए है। दूसरा है जो अवेयरनेस होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, आज आप देख रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के जो अवेयरनेस है वे कौन लाया, सबसे ज़्यादा रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स से हम लोगों को मिलता है। उसके बाद है ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आकाशवाणी हिंदी में कहा जाता है, वे अलग अलग तरह का प्रोग्राम्स लाती है, रीजनल, नेशनल, जिससे कि हम लोगों को देश दुनिया की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट है दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स ऑफ इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स। तो देखिए मास कम्युनिकेशन के अंदर दूरदर्शन भी आता है, जिसमें क्या है इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल और स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद है इंडिया पब्लिशेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पेरियोडिकल्स एनुअली। तो इंडिया में हम लोगों के जो इंडियन जो अपने न्यूज़पेपर्स हो गए, पेरियोडिकल्स हो गए, बहुत सारे छपते हैं जिससे देश दुनिया की जानकारी आपको पल पल की मिलते रहती है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए बहुत बड़ी बात है, आपका एक हमारा बस इंडिया में 100 लैंग्वेजेस में करीब करीब पेपर छपता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद है आपका इंडिया प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर्स फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। तो मास कम्युनिकेशन के अंदर आपका शॉर्ट फिल्म्स हो गया, वीडियोस भी आते हैं। उसके बाद मास मीडिया क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। तो जो भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज़ जो आपके कंट्री में हो रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसके बारे में मास कम्युनिकेशन बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी हम लोगों को बता देता है। उसके बाद है डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ रोडवेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक एक बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा और 5, 6, 7, 8 पॉइंट भी लिख दीजिए बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आपको रोडवेज का फ़ायदा बताना है। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा,
रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रेलवे से सस्ता होता है, ठीक है। रेलवे बनाने में आपको जितना खर्चा लगेगा उससे आपको सस्ते में रोड बन जाती है। उसके बाद क्या है, रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड ईजिली इन हिली एरियाज। जो पहाड़ वाले इलाका है वहाँ पर रेलवे नहीं जा सकता है, वहाँ पे रोड आपका ईजिली कंस्ट्रक्ट कर लिया जा सकता है। उसके बाद क्या है, रोडवेज एक्ट एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो रोडवेज है वो आपका अलग अलग ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम्स है उसको कनेक्ट करता है। जैसे कि आप एरोप्लेन से जब आते हैं किसी एयरपोर्ट पे तो वहाँ से अपने घर को जाना है तो आपको रोड का सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी तरह का अगर दो कनेक्शन को आपको जोड़ना है, अगर आपको एयरपोर्ट जाना है चाहे आपको रेलवे स्टेशन, तो आपको रोडवेज का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है अलग अलग वेज को। रोड ट्रांसपोर्ट्स इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन और रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो अगर छोटे डिस्टेंस पे जाना है, कम लोगों को ले जाना है, कम सामान ले जाना है, तो उसमें आपका रोड आपका सस्ता पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीपेस्ट नहीं है, कभी भी मत लिखिएगा रोड इज़ द चीपेस्ट मीडियम, नहीं, चीपेस्ट नहीं होगा। चीपेस्ट में आपका ट्रेन आता है, रेलवे आता है। आपको बस याद रखना है कि जब शॉर्ट डिस्टेंस में जाना तब आपका फ़ायदेमंद रहता है। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको डोर टू डोर सर्विसेज देता है। आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी घर में, गली मोहल्ले, कहीं भी आप जा सकते हैं रोड्स के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आपका ये, इसके अलावा भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो भी आपका पार्टीज़ है, उन पार्टीज़ में किस तरह से चेंजेस लाया जाए, उनमें क्या क्या बदलाव लाया जाए, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बदलाव क्या क्या आना चाहिए पर्टिकुलर आपके लेवल पे है। तो इसमें आप कुछ भी आंसर लिखेंगे जो आपको सही लगता है तो बेसिकली वो आपको मार्क्स जरूर दिलवा देगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, तो सबसे पहला तो है एक लॉ ज़रूर बनना चाहिए जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके अंदर का जो अफेयर्स है, जो उसके अंदर की जो लड़ाइयाँ चलती रहती है सीट्स को लेकर के, उसको लेकर के कोई लॉ बनना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कि कंपलसरी होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसका अपना रजिस्टर हो, मेंटेन हो, जिसमें वो अपना मेंबर्स का एक लिस्ट बना करके रहे, जिससे कि पता चलता है कि किस पार्टी में कौन कौन लोग हैं, ठीक है। उसके बाद है इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कम से कम 1/3 तो वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट मिलना अनिवार्य होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। इस तरह का रिफॉर्म आप चाहते हैं। उसके बाद देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग। तो जो भी ऐसा पद है जहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, वहाँ पर वुमेन को भी पावर मिलना चाहिए, उनको भी अच्छा हक मिलना चाहिए। कोई नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग्स ऑफ इलेक्शंस। देखिए इलेक्शंस में होता क्या है कि जो बाहुबली होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वे ज़्यादा खर्च करते हैं। खर्च ज़्यादा करने के वजह से उन लोगों का वोट आने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लोगों तक पहुंच ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्टेट फंड करना चाहिए, स्टेट को फंडिंग करना चाहिए इलेक्शंस को, जिससे कि जो कमज़ोर लोग हैं वे भी इलेक्शंस में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ सपोर्ट करना चाहिए, जो कि आपका एक्सपेंसेस होता है पेट्रोल में, पेपर में, टेलीफोन में, जो भी एक्सपेंस खर्चा होता है उसको लेकर के गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ज़रूरी होना चाहिए। ये सारे रिफॉर्म्स आपके तरफ से, यानी जो मैं आपको सजेस्ट करूँ या फिर आपको जो लग रहा है, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा चीज़ नहीं है कि आप कुछ लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, बस आपका लेजिबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एसेंस है, ठीक है। तो एसेंस है, इसका मतलब कि पावर शेयरिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पावर है वो अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अलग अलग जब ऑर्गन्स में डिवाइड होते हैं तो बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या हो जाता है, सबसे पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव और उसके बाद आपका आता है जुडिशियरी। तो ये 3 लेवल्स पे आपका पावर को शेयर किया गया है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं
पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स, तो अलग अलग लेवल्स पर भी पावर को शेयर किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज, यहाँ पर भी पावर को शेयर किया गया है। नेक्स्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या होता है, इसमें पावर कैसे शेयर होता है कि अलग अलग ग्रुप्स, जैसे रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए, उन लोगों के बीच भी पावर को शेयर किया जा सकता है और उस तरह से भी पावर को शेयर किया जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स में पावर शेयर किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग देखते हैं कि जो पावर है, ये जो शेयरिंग है, यही आपका स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर पावर ही शेयर नहीं करेंगे तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहला ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर बहुत लंबे रन की बात करें तो उस समय आपका पावर को हम लोग अलग अलग आइडियोलॉजीज़ पर भी, डिफरेंट आइडियोलॉजी सोशल ग्रुप्स में भी पावर को बांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टर्शियरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए टर्शियरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल कर रहा है। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, थर्ड जो सेक्टर होता है। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर क्या क्या ज़रूरी है, तो देखिए जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है वैसे वैसे इंडिया में ज़रूरतें बढ़ रही है। किस किस चीज़ें की ज़रूरत बढ़ रही है, जैसे आपका हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, ये सब टेलीग्राफ का जो सर्विसेज है इसका बढ़ रहा है। और जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसमें टर्शियरी सेक्टर की बढ़ोतरी भी हो रही है। नेक्स्ट है दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। तो ये जो सेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है उसमें आपको ट्रांसपोर्ट की, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही है, जिससे आपका प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट को है इंक्रीजिंग इनकम लेवल्स हैज़ क्रिएटेड डिमांड्स फॉर मेनी मोर सर्विसेज। जैसे जैसे इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का जो सर्विस है, वो जो सर्विस की चाहत है वो बढ़ रही है। जैसे कि टूरिज़्म का, शॉपिंग का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का पहले देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज के डेट में जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, उससे आपका सर्विसेज भी बढ़ रही है। उसके बाद है ओवर द लास्ट डिकेड्स और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एसेंशियल। कुछ दशक में हम लोग 10 साल में देख रहे हैं कि अचानक से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बढ़ोतरी हो रहा है, वहाँ पर आपका जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। तो ये आप देख सकते हैं कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। अब हम लोगों का जो डिमांड टर्शियरी सेक्टर का वो बढ़ रहा है, क्योंकि अब सर्विसेज हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो पब्लिक सेक्टर होता है, यानी जो गवर्नमेंट का जो सेक्टर होता है, जैसे रेलवेज हो गया, ये सब जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा ये आपका रैपिड डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट का सेक्टर वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देता है, रोड पर ध्यान देता है, रेलवेज़ पर ध्यान देता है कि आगे चल कर के आपको इन सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है उसको आपको मिल सके। ये आपका एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा आपका पब्लिक सेक्टर होगा उसमें आप देखे होंगे रेलवेज़ में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ खटते हैं आज के डेट में, बैंक्स में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियली जो पैसों की जो ज़रूरत है वो आपका पब्लिक सेक्टर अच्छे से पूरा कर सकता है। इट इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड दस अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो आप देखे होंगे जो सरकारी नौकरियां होती है, जो पब्लिक सेक्टर, वहाँ पर आपका इनकम का जो क्वालिटी होता है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है, जिससे कि वहाँ का वेल्थ सभी कुछ बैलेंस्ड रहते हैं। इट इनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ध्यान देती है कि छोटे से छोटे जो व्यापारी है, मीडियम है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, इन सभी को बढ़ोतरी मिले, इन सभी को भी सपोर्ट मिले, इस पर गवर्नमेंट ध्यान देती है। नेक्स्ट है इट इंश्योर्स ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड मॉडरेट रेट्स। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ये चाहती है कि आपको जो सामान है वो आपको अच्छे से मिले, जल्दी मिले, और उसकी जो प्राइस है वो भी अच्छा रहे, जिससे कि सभी कोई बेयर कर सके। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज। तो पब्लिक सेक्टर क्या करती है, आपको पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक जो आपके स्कूल्स बना करके देती है, जिससे कि सभी बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल सके और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके, जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी आगे बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अपने लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको अच्छा स्कोर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। दोस्तों आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले सारे वीडियोस को इसी तरह से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।